सबका फिर से स्वागत है मेरे भाई, है ना। देखिए अभी रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा ही रहा है। लास्ट डेट 22 था तो बढ़ा के उसको बड़ा किया, सॉरी बढ़ाया, और 1 तक शायद है उसका डेट। रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म का डेट खत्म नहीं हुआ और हम सेशन लेकर के आ गए, है ना। चलिए आज सेशन को थोड़ा सा शुरू करेंगे नए तरीकों से, है ना। चीज़ों को समझेंगे, अच्छे से समझेंगे क्या है, क्या दिया है, क्या नहीं दिया है ना। आपका भी यही काम करना है, इधर उधर नहीं भागना है। किसी एक प्लेटफॉर्म को पकड़िए, किसी एक को, है ना। अगर मैथ आप पढ़ लिए हैं कहीं तो और अच्छी बात है। पूरा अगर सिलेबस कंप्लीट है तो पूरा कभी सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है ना। पूरा कंप्लीट करने के चक्कर में नहीं रहना है। 60-70% हो गया, बहुत है उतना। 70-80% भी है तो, सॉरी 60-70 भी है तो बहुत है उतना। अब चीज़ों को प्रैक्टिस करिए। कोई भी एक चैप्टर पढ़ें, अब उसको प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करिएगा उतनी ही ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी, है ना। ज़्यादा उसी में उलझे नहीं रहना है। किसी एक प्लेटफॉर्म को पकड़िए, आराम से शांति से, इधर उधर नहीं कूदना है। शांति से बैठ के पढ़िए, सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। कोई बड़ा ही तोप नहीं है, सब हो जाएगा। बस धीरे से, सॉरी आराम से चीज़ों को समझना है। ऐसे नहीं पूरा एग्जाम टाइप करके आ रहा है, कोई मार रहा है ABCD मार धुइयाँ उड़ा दिया, ऐसा नहीं करना है ना। ABCD मारना है समझ के। ऐसा धुइयाँ उड़ाना कब है? एग्जाम टाइम में, है ना। अभी नहीं, अभी चीज़ों को समझेंगे। हम जो भी एनालाइज करेंगे, ये मेरा खुद से तैयार किया हुआ पेपर नहीं है, ये सारे एग्जाम्स में पूछे हुए सवाल हैं। रेलवे ग्रुप डी तो जानते हैं आप कि रेलवे ग्रुप डी 2022 में लास्ट एग्जाम हुआ है हम लोग का, है ना। लगभग जहाँ तक मैंने इसको सर्च किया अभी तक चीज़ें पढ़ाने के लिए, 99 शिफ्ट अभी तक हमने देखा कि 99 शिफ्ट में एग्जाम ले रखा है रेलवे 2022 ग्रुप डी का। 99 शिफ्ट में, पर शिफ्ट में लगभग मेरे अनुसार 25-30 के बीच मैथ के क्वेश्चन को डाल रखा है ना। सारे टाइप के क्वेश्चन दे रखा है। ऐसा भी नहीं है कि जीरो दिया है, जीरो भी दिया है, थोड़ा सा एडवांस भी दिया है, ऐसा नहीं है। मिला के सारा दिया है। हम क्या करेंगे, ABCD नहीं मारेंगे, अच्छे से समझेंगे, उसको डिटेल में समझेंगे। आपका भी यही काम है। अगर आप ये देख रहे हैं इसका मतलब आप डिटेल एनालिसिस देखने आए हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को, इसका जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ABCD पे जो भी लिखूंगा, अगर ये आपको चाहिए पूरा, तो आप टेलीग्राम लिंक, इसी यूट्यूब चैनल के लिंक में टेलीग्राम का लिंक है, मेरे फेसबुक पेज का लिंक है, आप दोनों ज्वाइन कर लीजिए, है ना। टेलीग्राम में मैं इसका सारा PDF डाल दूंगा, है ना। आप वहाँ से निकाल लीजिए या फिर मोबाइल में ही रखिए। उसको प्रैक्टिस करिए बार बार, 2 बार 3 बार 4 बार। जब सेट पूरा लगाइएगा तो ये बहुत बड़ा यूजफुल होगा, है ना। काम आएगा। एक ही चीज़ को समझिए ना, इधर उधर क्यों भटकना है ना। जैसे एक शिफ्ट में मान लीजिए 30 क्वेश्चन होगा, ऐसे ऐसे 99 को शिफ्ट का अगर पूरा सॉल्यूशन कर लिया जाए एक साथ, इतने ही क्वेश्चन 2500-3000 के लगभग हो जाएगा। तो इतना बहुत है, इसी को बार बार पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। यहाँ से समझते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए इसमें दे रखा है कुछ अमाउंट, हमको दे रखा है ना। कितना दे रखा है? 1344 रुपये। 1300 कितने भाई? 44। 1344 रुपया दे रखा है। इसको 3 लोगों के बीच बांटना है, ABC। 3 लोगों के बीच, 3 व्यक्ति है। उन 3 व्यक्ति के बीच में क्या करना है? बांटना है। किस रेशियो में? किस रेशियो में? 3:4:5 के अनुपात में। तो हमसे पूछ रहा है वितरण में सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का बीच का अंतर ज्ञात करें। इसका मतलब ये क्लियर है कि इस पैसे को 3 आदमी के बीच डिवाइड करेंगे तो सबको बराबर बराबर नहीं देंगे। हम बोले किस अनुपात में देना भाई? पूरा कहे सर देखिए, एक को रेशियो में 3 देना है, एक को 4 और एक को 5। बोले टोटल रेशियो में इन दोनों, सॉरी तीनों का वैल्यू कितना हो गया? बोले सर तीनों को जोड़िएगा तो 5 4 9 3 12, यानी रेशियो में तीनों को मिला करके क रुपया देना है? 12। लेकिन रुपया में देना कितना है? रुपया में देना कितना है? 1344 रुपया। हम बोले तो बोले हमसे कि बड़े और छोटे भाग का डिफरेंस बताइए। यानी कि जो जितना जिसको ज़्यादा पैसा मिलेगा उसका, जिसको कम पैसा मिलेगा उसका, बीच का अंतर कितना है, यही ना दे रखा है। तो 12 से अगर इसको कटाया जाए तो रेशियो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 12 एकम 12, फिर 12 एकम 12, 12 दूनी का 24। इसका मतलब अगर रेशियो में किसी को 1 रुपया मिल रहा है तो उसको रुपया में क रुपया मिल रहा है? 112 रुपया। रेशियो में 1 रुपया मिल रहा है तो रुपया में क रुपया मिल रहा है? 112 रुपया। मेरे बड़ा और छोटा का बीच का अंतर, डिफरेंस, रेशियो में कितना है? तो बोले सर कि 2। कितना है? इसको 3 मिलेगा, इसको 5, बीच का अंतर कितना है? 2। तो वहीं पूछ रहा है हमसे कि डिफरेंस बताइए। डिफरेंस किसका भाई? बड़ा और छोटा का। बड़ा और छोटा का डिफरेंस कितना है? रेशियो में 2। 1 का मान 112, तो 2 का मान कितने भैया? 112 गुना 2, यानी कितने? 224।
यानी सबसे बड़ा और सबसे छोटा के बीच का डिफरेंस कितना है, 224। ये रेशियो का क्वेश्चन है, आसान है ना। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया है। ये जो क्वेश्चन देता है ना, उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंस कर देता है। सिंपल ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा बैंकिंग वाला, जैसे बैंक में भी देता है ऐसा, इसको संख्या को, छवि संख्या को इतना घटाया जाए, इसको जोड़ा जाए, वही काम किया है। देखिए मेरे पास कुछ संख्या दे रखा है इतना, और बोल रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 2 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 2 जोड़ दिया जाए, तो इस पर कितनी नई इस प्रकार कितनी नई संख्याएं होगी जो जो कितने से कितनी नई संख्या जो सभी अंकों का योग विभाज्य होगा। किससे विभाज्य होगा भाई, 3 से। किससे विभाग होगा, 3 से। जब आप विभाज्यता का नियम पढ़िएगा डिविजिबिलिटी वाला, तो उसमें 3 का अगर नियम पढ़िएगा कि 3 से कोई संख्या तब कटती है जब दी गई संख्याओं का योग 3 से कट जाए। संख्याओं का योग से मेरा मतलब है कि मान लीजिए हमको ये जांच करना है 3, 6, 7, क्या ये 3 से कटेगा। तो बोले सर 3 से कटने के लिए हमको देखना होगा कि इन तीनों का योग जो सम आ रहा है वो 3 से कट रहा है कि नहीं। हम ऐसे नहीं कटाएंगे, जो ये बोला है वही करेंगे। इसमें बोला है कि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़िए, यानी कहना चाहता है कि इस 3 में 2 जोड़िएगा तो कितने हो जाएगा, 5, और बाकी दोनों अंक को ऐसे ही उतार देना है। यानी कि पहला जो 3, 6, 7 है वो उसको अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, 6, 7। ऐसे ही इसमें 2 जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, 6, 8, 9। इसमें जो 2 जोड़िएगा तो 7, 1, 4। ऐसे ही इसमें जोड़िएगा तो 8, 5 और कितने, 8, 3 का 3 ही रहेगा। बाकी दोनों अंक को नहीं छेड़छाड़ करना है, उसको ऐसे ही छोड़ देना है। इसको 9, 2 कितने, 8। हम ये सारा चीज़ लिखना नहीं है, समझाने के लिए लिख रहे हैं। सॉल्यूशन क्या करना है वो समझिए। देखिए यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। अगर पहले संख्या के अंक में अगर 3 भी जोड़ करके 2 जोड़ करके अगर जोड़ें तो ये हो जाएगा 7, 6, 13 और 13, 5 कितने, 18। यानी कि पहला अंक कितना हो जाएगा, 18। इसको 5 बढ़ा करके जोड़ेंगे तो संख्याओं का योग कितना होगा, 18। हम दूसरा देखते हैं। दूसरा बोलिए सर कि देखिए ये हो जाएगा 6, 8, 6, 14, 14, 9 कितने हो जाएगा, 23। दूसरा कितना हो जाएगा संख्या का योग, 23। तीसरा कितना हो जाएगा, 8, 5, 13, 13, 14, 15। सॉरी यहाँ पे 3 है, 5 नहीं है। ये कितना है भाई, 3। आप भी देख लीजिए कितना है, 3। 8, 2, 10, 3 कितना हो जाएगा, 13। ऐसे ही अगर 4 नंबर जोड़ा जाए, 4 नंबर न, सॉरी ये था 3 नंबर, ये 4 नंबर था। अगर इसको जोड़ा जाए तो ये बोले सर 7, 5 कितने हो जाएगा, 12। 7, 5 कितने, 12। इसको हम टाइम से ऐसे कर रहे हैं, ये 12 हो जाएगा। और ये चौथा कितना हो जाएगा, 13। और पांचवा आपका कितने हो जाएगा, 8, 2, 10, 9 कितने, 19। ये क्या कर रहे हैं हम, जो बोला वही कर रहे हैं। दी गई संख्याओं में फर्स्ट संख्या में हमने 2 जोड़ा, 2 जोड़ने के बाद जो संख्याएं आई उन संख्याओं का योग हमने यहाँ पे लिख रखा है। क्यों लिख रखा है, ये देखने के लिए कि क्या दी गई संख्याओं का योग 3 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं, 3 से कट रहा है कि नहीं। हम बोले 18 3 से कटता है, तो बोलिएगा हाँ बिल्कुल कटता है। ये नहीं कटता है, ये कटता है, ये नहीं कटेगा और ये भी नहीं कटेगा। तो दी गई संख्याओं में कितनी ऐसी 2 संख्याएं हैं, ऐसी 2 संख्याएं हैं जो 2 जोड़ने के बाद 3 से क्या होगा, कटेगा। इसका आंसर क्या होगा, ए। आगे बढ़ते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री भी पूछ रहा है ग्रुप डी में, है ना। आसान ही पूछेगा क्योंकि ग्रुप डी का है लेवल, लेकिन आसान भी नहीं है। ठीक है, जैसे बनाना इसको बना लीजिए। देखिए हम तो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि वैल्यू पुटिंग से ही बनाए, है ना। फॉर्मूला इतना याद रखने का झंझट नहीं रहता है। आप बना सकते हैं वैल्यू पुटिंग से भी या फिर डायरेक्ट फार्मूला से भी। जैसे देखिए अगर फार्मूला यूज करते हैं तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में अगर कोई भी दे रखा है हमसे क्वेश्चन, तो हम कोशिश करते हैं कि सारी चीज़ों को एक जैसा बनाएं या फिर किसी फार्मूला पे लाएं। हम भी यहाँ पे वही काम करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर किसी को या तो दोनों को कॉट में बदल दीजिए या फिर दोनों को 10 में बदल दीजिए, काम खत्म। जैसे हमको दे रखा है 1 - tan a, क्या दे रखा है, 1 - tan a। नीचे हम क्या करेंगे, 1 - cot a का उल्टा होता है 1 tan a। तो हम क्या किए, उसको cot a का सिर्फ मान डाले हैं। अभी cot थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा, बस उसी का वैल्यू डाल दिए। क्लियर है। अभी हम सिर्फ इसी का सॉल्यूशन कर रहे हैं, अभी एक को छोड़ दिए। ठीक है, अभी इसका कर लेते हैं, फिर बाद में उसका करेंगे। बोलिएगा सर कि देखिए यहाँ पे 1 - tan a का tan a रह जाएगा। ये अगर ये किया जाए इधर तो ये tan a - 1, ये क्या हो जाएगा, tan a - 1।
और बटा में जो tan a रहेगा ऊपर जाएगा तो इधर गुणा में आ जाएगा tan a, जो ये नीचे वाला है ऊपर चल जाएगा तो ऊपर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है tan a माइनस 1, यहाँ पे दे रखा है 1 माइनस tan a। हमको दोनों को एक जैसा करना होगा तब ना कटेगा। हम क्या करेंगे, कहीं से भी या फिर ऊपर या नीचे से माइनस कॉमन ले लीजिए, दोनों सेम हो जाएगा। हम ऊपर से ही ले लेते हैं, मान लीजिए माइनस कॉमन लिए तो यहाँ पे हो जाएगा tan a माइनस 1। ये माइनस वाला देखिए यहाँ पे माइनस है, गुणा कराने पे ये फिर क्या हो जाएगा प्लस, सेम है, सिर्फ माइनस कॉमन लिए हैं। और ये गुना tan a का tan a रख देते हैं इसको, और ये नीचे tan a माइनस 1 का 1, ये कट जाएगा। हमारे पास क्या बचा, माइनस tan a। हमारे पास क्या बचा, माइनस tan a। हमने क्या किया, सिर्फ इसका काम किया है, ये पूरे का सिर्फ इतना एक अभी छोड़ दिए हैं। यानी अभी मेरे पास क्या बचा है, यहाँ पे अगर किया जाए अब सॉल्यूशन, ये तो जितना था ये दिखाने के लिए किए थे। अब क्या करना है यहाँ पे कि जो दिया है वो लिखेंगे। यहाँ पे क्या था, एक, अगर यहाँ पे tan a आया, पूरे tan a लिख देते हैं एक लाइन और, तो tan a का क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस tan a बचा है, यहाँ पे क्या बचा है, माइनस tan a का स्क्वायर। ये माइनस tan a कहाँ से आया, ये सॉल्यूशन करने के बाद इतना है ना, इतना नहीं करना है, ये सब समझाने के लिए कर रहे हैं ना। तो अगर इसको स्क्वायर करिएगा तो बोले सर देखिए 1 का 1 रहेगा प्लस, और कोई भी चीज़ अगर माइनस में है और उसको स्क्वायर करिएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। यानी ये अगर बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर a, क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर a, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। अब ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर a क्या होता है भाई, सेक स्क्वायर a, सेक स्क्वायर a। अभी इस पे क्या है, ये रूट है, क्या है, रूट, रूट से बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, सेक a। इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। अगर आपको वैल्यू पुटिंग करना है, हम तो वैल्यू पुटिंग ही ज़्यादा यूज करते हैं, तो थीटा का मान आप कुछ भी रख सकते हैं, थीटा बराबर 30 डिग्री फिर भी आ जाएगा, थीटा बराबर 60 डिग्री तो भी आ जाएगा, है ना। आप रख के एक बार देखिएगा, 30 डिग्री 60 डिग्री है ना, फिर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये डेसिमल का क्वेश्चन है ना, सारे चैप्टर से एक दो क्वेश्चन डालते रह रहा है। ये डेसिमल का क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं रिपीटेशन, रिपीटेशन इन पुनरावृत्ति। जब एक ही चीज़ बार बार आती रहती है ना तो लिखने का एक तरीका होता है। जैसे देखिए एक उदाहरण दे रहे हैं समझाने के लिए। मान लीजिए कभी 20 बटे, अगर मान लीजिए 3 से डिवाइड करिए, हम बोले 20 को 3 से डिवाइड करिए, ये कभी कटेगा ही नहीं। बोलिए सर 3 से 6 बार में 18 गया, डेसिमल आएगा, फिर 6 तिया 18, 6 तिया 18, बार बार ये क्या आ जाएगा, 6। तो जब ऐसी संख्याएं जो रिपीटेशन हो लगे, डिवाइड करने पे बार बार दूसरी ना आए, तो उसको लिखने का एक तरीका होता है, लिखने का एक क्या होता है, तरीका। अगर इसको लिखना है इस फॉर्म में तो ये बोलता है कि जो संख्याएं रिपीट हो रही है ना, जो संख्याएं, उस पर एक आप रेकरिंग लगा दीजिए। ये रेकरिंग इंडिकेट कर रहा है कि 6 अब बार बार जो डिवाइड करने पर सिर्फ क्या आएगा, 6। क्लियर है। तो हमसे 2-3 तरह से ही सवाल देता है। पहला इस रूप में देगा, यानी p बटे q के रूप में कोई वैल्यू देता है हमको, p बटे q के रूप में, और उसको इस रूप में दिखाना होता है, लिखना होता है कि क्या आएगा। दूसरा क्या देता है, पहले से ही इसी रूप में देता है और हमको क्या करना है, इस रूप में कन्वर्ट करना है, यानी p बटे q के रूप में कन्वर्ट करना है। ऐसा देगा तो अभी ये वाला टाइप दे रखा है, सेकेंड वाला, कि हमको रेकरिंग वाला रूप में दे रखा है और हमसे p बटे q के रूप में पूछ रहा है। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप जितने पे रेकरिंग लगा है, जितने पे रेकरिंग लगा है, पहले जो डाटा अगर इधर मान लीजिए कोई अंक रहा था 5-6, तो कुछ नहीं करते हैं, थोड़ा सा उसको जोड़ देते हैं। अब इसको समझते हैं। सिंपल डेसिमल के बाद जो अंक रहता है उसको उतारिए, जो भी दे रखा है उसको क्या करिए, उतारिए। कितना दे रखा है, 5 3 2 3, हमने उतार दिया। अगला स्टेप ये है कि जिस पे रेकरिंग है उसको छोड़ दीजिए, और जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं है उस संख्या को इसको घटाना होगा इसमें से। इस पे 3 2 3 पे क्या है, रेकरिंग है, 5 पे रेकरिंग नहीं है, तो हमने उसको छोड़ दिया, और 5 पे रेकरिंग नहीं, हमने 5 को घटा लिया। अगला स्टेप कहता है कि जितनी संख्याओं पर रेकरिंग है उसके लिए उसके बट्टा में आएगा 9, उसके बट्टा में क्या आएगा, 9, और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसके लिए आता है 0। उसके लिए क्या आता है, 0। 4 अंक था, 4 अंक में से 3 अंक पे रेकरिंग है, 1 पे रेकरिंग नहीं है। 3 के लिए हमने 9 लगाया, 1 के लिए क्या लगा दे, 0। अब इसको घटा लीजिए, ये हो जाएगा 5 3 18, 5 23 होता है,
और बट्टे में कितने। और देखिए कभी भी ध्यान दीजिए, कभी भी ये आंसर नहीं होता है। पी बटे क्यू का मतलब ये होता है सबसे छोटा रूप, अनुपात यही होता है सबसे छोटा रूप। अगर ये कटने लायक रहे तो कटा के लिखिए, अगर नहीं कटने लायक रहे तब आंसर हो जाएगा, लेकिन ये कट जाएगा, दो से दोनों कटेगा, है ना। दोनों से दो से कटा लीजिए, ये हो जाएगा आपका 26, ये 59, और ये हो जाएगा 49 95। क्लियर है। इसका ऑप्शन दे रखा है कौन सा, सी। ऑप्शन कौन सा दे रखा है, सी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। राम, निखिल और अश्विन की वर्तमान आयु का योग 111 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व इनका रेशियो ये है। देखिए प्रॉब्लम ऑफ एज जब पढ़िएगा आप तो उसमें सारी चीज़ें ये डिटेल में बताई जाती है। एक चीज़ आप पढ़े होंगे यदि, कि जब रेशियो जब का रहता है ना, उम्र उसी टाइम का निकलता है। जब का रेशियो उम्र उसी टाइम का निकलता है। इसमें ध्यान से पढ़िएगा तो दे रखा है कि 3 लड़का है, राम, निखिल और अश्विन। उनकी वर्तमान आयु का योग, वर्तमान मतलब अभी प्रेजेंट में अगर तीनों का उम्र जोड़ दिया जाए तो कितने वर्ष हो जाएगा, 111 वर्ष। हम बोले और, लेकिन अगला लाइन में बोल रहा है कि सर 10 साल पहले, ये -10 हम सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि जो रेशियो लिखने वाले हैं वो 10 साल पहले का है। 10 साल पहले इन्हीं लड़कों का, एक राम है, एक निखिल है और एक कौन है, अश्विन। 10 साल पहले इन्हीं तीनों लोगों का रेशियो में अनुपात कितने था, 2:3 कितने, 4। 2:3:4। हम पूछे कि ये रेशियो कब का है, तो बोले सर ये रेशियो 10 साल पहले का है। मतलब वो इंडिकेट करना चाहता है कि राम 10 साल पहले कितने वर्ष का था, तो 2 वर्ष का था रेशियो में। निखिल 10 साल पहले कितने वर्ष का था, तो 3 वर्ष का था। किस में भाई, रेशियो में। ओरिजिनल वैल्यू नहीं होता है रेशियो में। ऐसे ही अश्विन 10 साल पहले रेशियो में कितना था, 4 साल का। उम्र जो दे रखा है वर्तमान का दे रखा है, तो हम वर्तमान के उम्र में से कभी भी रेशियो में नहीं जा सकते। जैसे रेशियो प्रेजेंट का है, उम्र बाद का है, तो इसे नहीं होता है। दोनों को एक समान करना होता है, जब का रेशियो तब का उम्र। 10 साल पहले का रेशियो है तो इसको भी 10 साल पहले जाना होगा। कैसे, तो देखिए, अगर मैं बोलूं कि ये 111 वर्ष में तीनों है, हम बोले कब, तो अभी। तो 10 साल पीछे जाओ, 10 साल पहले इन तीनों का उम्र का योग कितना था, तो बोले सर कि 10 साल पहले निकालने के लिए आप क्या करिए कि इन 111 में से आप 30 घटा लीजिए। हम बोले 30 क्यों भाई, 30 इसलिए क्योंकि 10 साल बाद जब योग 111 आया तो इस 111 में तीनों का उम्र जोड़ा गया है। 10 साल राम भी बढ़ेगा, 10 साल निखिल भी बढ़ेगा और 10 साल अश्विन भी बढ़ा है। यानी कि 10 10 10 कितने, 30। यानी तीनों का योग कितने बढ़ा है, 30। तो जब पीछे जाएंगे तो तीनों में से 10 10 घटाएंगे, यानी टोटल कितने घटेगा, 30। यानी कि इन लोगों का 10 साल पहले उम्रों का योग कितना था भाई, 81 वर्ष। ये सब इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि रेशियो के अनुसार हम जाते हैं, रेशियो देखते हैं। रेशियो में कभी भी छेड़छाड़ नहीं करना है ना। जब का रेशियो रहता है उम्र उसी टाइम का लेकर के आना होता है। अगर ये रेशियो बाद का रहा था तो हम उम्र बाद भी ले जाते हैं। उम्र में हम घटा सकते हैं, आगे बढ़ाइएगा तो जोड़िएगा तो बढ़ेगा, घटाइएगा तो घटेगा। तो अब ये दोनों बराबर हो गए। जब का रेशियो तब का उम्र आ गया। यानी कि रेशियो में 10 साल पहले इन तीनों का उम्र 4 3 7 2 9। रेशियो में 10 साल पहले इन तीनों का उम्र कितना था भाई, 9। और 10 साल पहले वैल्यू में इन तीनों का उम्र कितना था, 81 साल। रेशियो 9 का मान 81 तो 1 का मान 9। क्लियर है। हमसे पूछ रहा है निखिल की प्रेजेंट उम्र बताइए, जिसमें पूछे उसको गुणा करा दीजिए। 9 है कितने भाई, 27। सॉरी, तो निखिल की वर्तमान आयु आते हैं फिर सभी, आंसर नहीं हुआ। हम पूछे कि ये निखिल का उम्र 27 वर्ष कब का है, तो बोले सर कि देखिए ये रेशियो कब का था, 10 साल पहले का था। यानी कि 27 साल का निखिल कब था, 10 साल पहले। हमसे प्रेजेंट पूछ रहा है, अभी वर्तमान का पूछ रहा है, वर्तमान का। तो वर्तमान में आने के लिए 10 साल पहले ही 27 साल का था, तो अभी इसमें कितना ऐड करेंगे, 10 प्रेजेंट में आने के लिए। यानी अभी उसका उम्र कितने है भाई, 37 साल। अभी निखिल कितने साल का है, 37 साल का। ऑप्शन कौन सा, सी। आइए आगे बढ़ते हैं। एक एडवांस का भी क्वेश्चन डाल रखा है, मेंसुरेशन का है, देखते हैं। एक बेलन है ना, सॉरी एक ठोस घन है, उसका आयतन हमको वॉल्यूम दे रखा है 216 सेंटीमीटर की। उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए, जब ये पढ़िएगा ना वॉल्यूम सॉरी आयतन वाला, तो ये सब डाटा होता है। कोई ऐसा डाटा होता है ना जिसका फिक्स वैल्यू रहता है, उतना ही आएगा। पर इसको बना लेते हैं, है ना। अभी डिटेल में अच्छा से समझेंगे। अभी देखिए घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन वॉल्यूम क्या होता है, बोले सर ये क्यू होता है। घन का वॉल्यूम कितना होता है, ए क्यू। हम बोले और
टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बोलिए सर 6a², a² यानी साइड। तो अगर इसका हमको साइड टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो पहले ए निकालना होगा, यानी उस घन की भुजा कितनी है। भुजा निकालने के लिए उसका वॉल्यूम दे रखा है 200 कितने 16, ए क्यू का मान 216, तो ए का मान कितने हो जाएगा भाई 6। एक का मान कितने हो जाएगा, ये 6 का क्यू है 216, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। अब इसमें 6 डाल दीजिए, 6a² यानी 36, फिर से वापस वहीं हो जाएगा कितने 216। इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। क्लियर है, चीज़ों को समझते चलना है ना, घर पे फिर से प्रैक्टिस करना है। दे रखा है, देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक संख्या दे रखा है, 6 अंक की संख्या है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि इसमें क्या जोड़ा जाए, सबसे छोटी संख्या जोड़ना है हमसे, है ना। सबसे छोटी मतलब कि ऐसा संख्या जोड़िए कि जो 11 से कट जाए। किससे कट जाए, 11 से। 11 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या है, दिए गए डाटा को क्या करना है, अल्टरनेट करके जोड़ना है। अल्टरनेट एक बार इसको, फिर अल्टरनेट उसको। अगर दोनों का जो डिफरेंस है यानी घटाओ, या तो 0 आ जाए या फिर 11 से कट जाए, तो भी 11 से कट जाएगा। जैसे देखिए समझते हैं। और इसका सॉल्यूशन किया जाए, अगर ये देख रहा जाए कि 11 से कट रहा है कि नहीं, क्या जोड़ना है, तो बोले सर देखिए अल्टरनेट करके जोड़िए। 4 2 6 9 6 कितने 15। एक बार जोड़े तो कितने आया 15। दूसरी बार जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 4 3 7 7 2 9 कितने 9। हम क्या बोले कि 11 से कटने का नियम क्या है कि इन दोनों का अगर अंतर डिफरेंस या तो 0 हो या 11 के मल्टीप्लाई हो। मल्टीप्लाई यानी 11 से कट जाए, जैसे 22 आ जाए, 11 आ जाए, 44 आ जाए, है ना। इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 6। कितने आ रहा है 6। कितने आ रहा है भाई 6। ये ना 0 है ना 11 से कटने वाला है। तो हम क्या करेंगे, हमसे बोल रहे क्या घटाया जाए, छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए चाहे घटाई जाए, दोनों में से। अगर इसमें से घटाएंगे तो भी कट जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो भी घट जाएगा। हमसे बोल रहे क्या जोड़ी जाए, अगर एकरा में और 6 जोड़ दिया जाए तो ये भी क्या हो जाएगा 15। ये भी क्या हो जाएगा 15, और दोनों कट के क्या हो जाएगा 0 घट के, यानी हमारा 11 से कट जाएगा। क्या जोड़ी जाए 6। आते हैं, एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन दिया है बहुत ही अच्छा, इसको भी समझते हैं। देखिए सिर्फ क्वेश्चन नहीं बनाना है, इससे जुड़ी जितने कॉन्सेप्ट हो रहा है ना, हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी छोटी छोटी बातें समझा दें, है ना। इसलिए आप एक क्वेश्चन तो पढ़ ही रहे हैं, साथ में इससे जुड़ी छोटी छोटी बातें भी सीख रहे हैं ना, इसलिए इसको भी समझते हैं थोड़ा सा। देखिए एक ट्रायंगल दे रखा है PQR, बना लेते हैं भाई एक ट्रायंगल। एक ट्रायंगल दे रखा है PQ और R। हम बोले और इसमें P जो है 30 डिग्री का है। P जो है कितने डिग्री का भाई 30 डिग्री। लिख लेते हैं जितना बोला। यू भी QR के समानांतर खींची गई है, जो PQ को S पर और PR को T पर। देखिए एक यहाँ पे एक रेखा है, इसका नाम दे रखा है U और इसका नाम दे रखा है V। ये QR के समानांतर है। किसके समानांतर है भाई, QR के समानांतर है, यानी कि ये QR हुआ और ये क्या हुआ UV। जो ट्रायंगल PQR को S पर और T पे काट रहा है, S और T पे क्या कर रहा है काट रहा है, तो हमसे कंडीशन दे रखा है। हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सत्य है। 3 ऑप्शन दे रखा है। पहला दे रखा है PS/PQ PT/PR। देखिए जब आप ज्योमेट्री पढ़िएगा तो ये समरूप का, दो त्रिभुज समरूप कब होता है, कैसे होता है, उसका ये कॉन्सेप्ट दे रखा है ना। उसमें पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, जब पहले तो ये लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर दो त्रिभुज समरूप होने का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, अगर दोनों त्रिभुज का साइड भी बराबर हो, एंगल भी बराबर हो तीनों, तो भी समरूप हो जाएगा। जिसे इसमें देखते हैं कि क्या क्या है ना। तो पहले अगर ट्रायंगल PQR का बात करें, थोड़ा सा समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट को। बनाना तो एक लाइन का है। एक ट्रायंगल है PQR, एक ट्रायंगल है PST, एक ट्रायंगल कौन सा है PST। इन दोनों को हम देखना चाहते हैं कि क्या ये दोनों समरूप है कि नहीं। दोनों समरूप करने के लिए थोड़ा सा चीज़ों को समझते हैं। तो जब लाइन पढ़िएगा, लाइन, इसी में ज्योमेट्री का एक चैप्टर होता है लाइन, तो उसमें आप पढ़िएगा कि जब दो पैरेलल लाइन हो और एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तिरछी रेखा से, तो जो एंगल ये होगा ना वही एंगल ये होता है। ये लाइन का कॉन्सेप्ट है, जब पढ़िएगा तो उसमें पता चलेगा। जो एंगल ये होगा ना वही एंगल ये होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि जब इसका जो कोण एंगल ये है, उसका ये है, इसका वाला ये इसके बराबर ये है, और जो ये P है एंगल P, ये दोनों में कॉमन है। इसका मतलब ये तो क्लियर ही समरूप है। और जब त्रिभुज दो समरूप होगा तो ये तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। जब
त्रिभुज दोनों समरूप होता है तो ये कॉन्सेप्ट कहता है कि पी एस बाई पी क्यू बराबर पी टी बाई पी आर होगा। इतना ही नहीं, एक और कहता है, यहाँ से थोड़ा सा मिटा दें, सॉरी यहाँ पे ये क्या लिखे थे, पी टी बाई पी, यहाँ पे आर था ना, पी आर होगा। यही नहीं, ये बोलता है कि एस टी बाई क्यू आर भी होगा। ये एस और टी बाई क्या होगा, क्यू आर। तो बोलिएगा कि सर एस टी बाई क्यू आर, सॉरी एस टी जो होता है क्यू आर का आधा होता है। ये जो एस टी है क्यू आर का क्या होता है भाई, क्यू आर का क्या होता है, आधा होता है। एस टी बराबर क्यू आर का क्या होगा, आधा होगा, ठीक है। इसके बराबर ये भी होता है पी क्यू बराबर पी क्यू बटा पी आर, ऐसे भी होता है ना। इसको पूरा डिटेल में बाद में समझेंगे। तब बोलिएगा कि सर पी एस बाई पी क्यू, पी एस बाई पी क्यू और पी टी बाई पी आर, यानी कि ऑप्शन ए तो ऐसे ही सही है। और आपके कहने के अनुसार एस टी जो होता है एस टी और क्यू आर के आधा होगा, यानी कि ऑप्शन दो भी सही है। ऑप्शन दो भी क्या है, सही है। और तीसरा बोलिए सर कि त्रिभुज पी एस टी त्रिभुज पी क्यू आर के समान है। ये तो ऑलरेडी हमने देखा रखा है कि बिल्कुल समान है, यानी कि तीनों सही है। लेकिन यहाँ पे एक सोचने वाली बात यह है कि ये गलत है। कैसे गलत है, ध्यान से सुनिए। जब इसी का और कॉन्सेप्ट आगे पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि जो एस टी है क्यू आर के समान आधा होगा, लेकिन कब, जब ये एस टी जो है एस और टी क्यू आर के समानांतर हो। किसके समानांतर हो, क्यू आर के समानांतर। लेकिन इस लाइन में कहीं पे नहीं लिखा रहा है कि एस टी जो है क्यू आर के समानांतर हो। ये लिख रखा है कि जो यू भी है, यू भी वो क्यू आर के समानांतर है, एस टी समानांतर नहीं है ना। ध्यान देने योग्य बात है, एस टी समानांतर नहीं है, यू भी समानांतर यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है ना। जो क्यू आर के समानांतर खींची गई रेखा है, कौन, सीधी रेखा, यू भी। एस टी रहता तो आधा हो जाता। इसका मतलब ये ऑप्शन बी गलत है। इसका ऑप्शन सिर्फ आंसर कौन होगा, ए और सी। इसका आंसर कौन होगा, बी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। दे रखा है टाइम एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन है। देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, है ना। कभी कभी ज़्यादा दिमाग लगाने से टाइम कंज्यूम कर जाता है ना, इसलिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। टाइम एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन दे रखा है कि देखिए 4 किलोमीटर बढ़ जाती है 80 किलोमीटर, तो 10 घंटे में बस की यात्रा ज्ञात करें। हमसे पूछ कर कुल दूरी ज्ञात करें। टाइम एंड डिस्टेंस पढ़िएगा तो क्वेश्चन हम बार बार सिखाते हैं उसमें कि आप क्वेश्चन की भाषा को समझिए, पहले उसको समझिए क्या दे रखा है, क्या पूछ रखा है। 80% तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है दूरी, दूरी बराबर क्या होता है भाई, तो चाल गुना समय। यानी अगर कोई भी डिस्टेंस निकालना है तो पहले स्पीड निकालना होगा, फिर समय निकालना होगा। हमें दे रखा है कि देखिए एक बस है जो प्रत्येक 2 घंटा में उस बस की चाल 4 किलोमीटर बढ़ जा रही है, एवरी 2 आवर्स। हर एक 2 घंटा में, यानी कि जो चाल है अभी 2 घंटा तक तो उसी चाल से चलेगी, फिर 2 घंटा बाद फिर 4 किलोमीटर उसका स्पीड बढ़ जाएगा। ऐसे ऐसे करके वो 10 किलोमीटर तक जाएगी, ठीक। तो हमसे पूछ रहा है कि उस बस द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करें, यदि वो पहले 2 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय की है। हम बोले कि अभी तो चाल बताओ। तो ये चाल कैसे बता रहा है कि हमने अभी उस बस को पहले 2 घंटा यानी प्रथम 2 घंटे में 80 किलोमीटर चलाया। ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब पहला अगर 2 घंटा उसको हम चलाएं, पहला अगर हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ से स्पीड निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी स्पीड निकालने क्योंकि टाइम दे रखा है 10 घंटा, है ना। स्पीड कैसे निकाल रहे हैं, तो बोला कि सर देखिए अभी हम 80 किलोमीटर गए। स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे समय। 80 किलोमीटर चला है और 2 घंटा में, इसका मतलब उस बस की अभी जो पहली स्पीड थी वो कितने स्पीड थी भाई, 40 किलोमीटर पर आवर। यानी कि प्रथम स्पीड बस का कितना था, 40 किलोमीटर पर आवर। अब अगले 2 घंटा बाद उसका फिर स्पीड 4 बढ़ जाएगा, तो 40 से कितना हो जाएगा, 44, फिर कितने हो जाएगा, 48। तो एक तो तरीका ये है, आप ऐसे बना लीजिए, या फिर एक और तरीका जिसे देखिए, अगर मैं स्पीड का इसका बात करूँ तो बोले सर देखिए अभी तो 40 है, फिर 2 घंटा बाद इसका स्पीड कितने हो जाएगा, 44। हम बोले फिर 2 घंटा बाद, ये कितने घंटा चल गई, ये 2 घंटा चल गई, फिर ये कितने घंटा चल गई, 2 घंटा, फिर 44 के बाद कितने हो जाएगा, 48, और फिर 48 के बाद कितने हो जाएगा, 52, और 52 के बाद कितने हो जाएगा, 56। आगे भी जाएंगे ना, हो गया। क्यों, 2 घंटा 2 4 घंटा, यहाँ पे 2 6 घंटा, यहाँ पे 2 8 घंटा, और यहाँ पे 2 घंटा 10 घंटा हो गया। ये हम क्या निकाल रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जब रिलेटिव स्पीड बढ़ता है ना 4 5 ऐसे ही एकदम सिंपल एक समान, तो सिंपल ये कॉन्सेप्ट है कि 4 4 बढ़ रहा है, उसका
टोटल स्पीड इंक्रीज होकर के कितना होगा, और टाइम क्या लिखेंगे 2, कॉमन ले लिए हैं 2, यहाँ पे भी 40 गुना 2 होगा, यहाँ पे 44 गुना 2, सब प्लस में है तो हमने कॉमन क्या ले लिया है 2। इन सबको ऐड कर लीजिए आप क्लियर एक लाइन में, क्लियर एक लाइन में ऐड करके 2 से गुना करा दीजिए। 6 दूनी 8, 8 4 12 यानी कि 20, हाथ में लगा कितने 2, 5 10 16, 5 5 10, 4 3 12 22 और 23 1 24, 240 गुने 2 यानी कि 24 दूनी का 48। टोटल बस कितना किलोमीटर की दूरी तय करेगी भाई, 480 किलोमीटर, है ना। देखिए इसको और भी बना सकते हैं, एपीजीपी में टाइम एंड डिस्टेंस वाला में भी रख के बना सकते हैं, ज़्यादा लीनियर इक्वेशन के ऊपर नहीं जाना है ना, समीकरण बन जाएगा। एक और तरीका आप ऐसे भी बना सकते थे, देखिए जैसे सिंपल इसको क्या करिए कि सर देखिए पहले 2 घंटा में 80 किलोमीटर गई है ना जी, कितने किलोमीटर, टोटल हमसे डिस्टेंस है ना पूछ रहा है, टोटल हमसे क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है। यहाँ पे टोटल हम क्या लिख रहे हैं, डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए इतना क्या कर रहे हैं आप, अगर हमसे डायरेक्ट सिर्फ टोटल डिस्टेंस ही निकालना है तो आप क्या करिए कि पहले 2 घंटे में कितने गई है 80, जब 2 घंटा पूरा कर ली, जैसे ही 80 उस किलोमीटर पूरा कर ली, इसका मतलब 2 घंटा हो गया, तो अगले 2 घंटा जाएगी तो उसका स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ गया होगा। जो भी स्पीड होगा, हमको स्पीड से क्या मतलब है, हम क्लियर ये समझ सकते हैं कि पहले 80 किलोमीटर गई, जब 4 किलोमीटर उसका स्पीड बढ़ जाएगा तो 2 घंटे में 8 किलोमीटर, यानी कि अगले 2 घंटा में 8 किलोमीटर ज़्यादा चलेगी। इस बार 80 चलेगी तो अभी बार कितने चलेगी 88 2 घंटे में। फिर अगले बार 100 किलोमीटर आगे जाएगी, फिर 8 से जोड़ लीजिए यानी 96 किलोमीटर अगले 2 घंटे में। फिर अगले 2 घंटे में कितने, 96 6 कितने होता है 106, सॉरी 6 6 12 102 किलोमीटर। और अगले 6 घंटे में यहाँ पे 80 8 88 8 6, यहाँ पे 94 होगा का, यहाँ पे सॉरी 8 ही जोड़ना है ना, यहाँ पे 8 6 14 104 हो जाएगा। और फिर अगले 2 घंटा में कितने किलोमीटर, अगले 2 घंटा में, अगले 2 घंटा में 112 किलोमीटर। इन सबको जोड़ लीजिए, देखिए 2 घंटा 2 4 घंटा 2 6 घंटा 2 8 घंटा 2 10 घंटा, इस सबको जोड़िएगा, फिर से हमारा कितना आ जाएगा 480 किलोमीटर। कितना आ जाएगा 480 किलोमीटर। फिर से क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास फिर एक नया क्वेश्चन पाई चार्ट का है ना, थोड़ा सा चीज़ों को समझते हैं इसको भी। देखिए दे रखा है, इतना सारा चीज़ नहीं पढ़ना है, कभी भी एग्जाम में गलती से भी ये सब मत पढ़िएगा, डायरेक्ट आप क्वेश्चन पढ़िए, है ना। यहाँ क्वेश्चन, कितने छात्रों को समोसा और बर्गर दोनों पसंद है, बस बात खत्म। ये पूरा कभी नहीं पढ़ा जाता है ना, टाइम कंज्यूम होता है उसमें। हम बोले समोसा और बर्गर का, इसमें जो सर्कल इंडिकेट कर रहा है कौन कौन सा है, तो बोले सर देखिए ये सर्कल जो है ना उस समोसा को इंडिकेट कर रहा है, और बर्गर जो है ये जो रेक्टेंगल है वो बर्गर को इंडिकेट कर रहा है। हमारे दोनों, तो बोले दोनों, एक तो ये 18 हो जाएगा, ये 5 भी हो जाएगा, और ये कितने हो जाएगा 8 भी हो जाएगा, सबको जोड़ लीजिए। 8 5 13 18 31, ऑप्शन कहाँ है इसका, क्लियर। ये सब आसान क्वेश्चन है ना। आते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन दे रखा है, अच्छा सा कोशिश करना है, खुद से भी बनाना है, 10 बार पढ़ना है इसको, है ना। सेट को प्रैक्टिस करते रहिए, बउआ मोरे भागने से नहीं होगा सुगा, समझा, इसलिए इधर उधर मत भागो। बनाना है, किसी एक टीचर को पकड़ो या फिर कोई अपना नोट्स अगर बना लियो तो उसी को 10 बार रिविजन करो, है ना। शांति से बैठ के पढ़ो, हो जाएगा। आगे देखते हैं। बोले सर देखिए एक लड़का है आशीष, उसने 20% हानि पर एक गाय बिपिन को बेच दिया। हम बोले कितना में भाई, 5000 में। बिपिन क्या कर रहा है, उसी गाय को एक दूसरे व्यक्ति जिसका नाम है कासिम, उसको उस मूल्य पर बेच रहा है जिसपे कि प्रॉफिट 15% का हो। कितने परसेंट का, 15% का, लेकिन प्रॉफिट इसको ना हो, किसको हो, आशीष को हो। हम बोले कि आशीष का सीपी कितना है भाई, आशीष ने 5000 में बेचा बिपिन को, तो बिपिन आशीष का एसपी हो गया, आशीष का सीपी थोड़ी ना है ना, आशीष का सीपी नहीं है वो एसपी है। आइए समझते हैं, देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं क्या, कि अगर हम सीपी का बात करें, किसके बारे में बात कर रही हैं, आशीष का, कि अगर वो 20% हानि पे बेचा है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि कोई आर्टिकल है उसका सीपी हमको नहीं पता है, अपने से मान लेते हैं कितना 100। हम बोले और आगे बताओ, बोले सर उसको उस 20% हानि पे नहीं बेचा है, कितना 80 में रुपये में वो क्या किया, बेच दिया। अब क्या कर रहा है ये व्यक्ति, किसी को बेचेगा जिसपे 15% का लाभ हो, किस पे, आशीष को लाभ हो, इसीलिए हमने आशीष के सीपी को पकड़ा है। और ये बोलता है कि बिपिन अपने आर्टिकल पे 15% लाभ कमा रहा है, तब तो और आसान हो जाता है, एक लाइन में बन जाता है, यहीं पे 5000 का डायरेक्ट 115% निकाल लेते हैं ना।
एक सीपी सब ये सारा किसका निकाल रहे हैं? आशीष का। किसका? आशीष का। तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ से निकालेंगे क्या चीज? न्यू एसपी। ये न्यू एसपी कौन सा है भाई? जब विपिन उस गाय को बेचेगा 15% के लाभ पर, यानी 15% का माने हुआ कि आशीष का क्रय मूल्य था 100 और आशीष को 15% का लाभ हो, यानी कि कितना पे बेचना चाहता है? 115 पे। बात क्लियर? अब ध्यान से सुनिए। अब हमसे पूछ रहा है कि इस पूरे लेन देन में विपिन को कितना लाभ हुआ, क्योंकि विपिन 5,000 रुपये में खरीद रहा है और कुछ रुपया में क्या कर रहा है? बेच रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि विपिन को कुछ तो लाभ हानि हुआ होगा, कितना का हुआ वही बताइए। हम बोल रहे हैं कि बीपी का एसपी, यानी कि विपिन का यहाँ पे एसपी कितना है? 80। ये आशीष का एसपी विपिन का क्या हो जाएगा? सीपी। कैसे? क्योंकि जितने रुपए में आशीष ने बेचा है उतने रुपए में विपिन ने उस गाय को क्या किया? खरीदा है। इसका मतलब ये जो 5,000 जो वैल्यू दिया है, 5,000 जो वैल्यू दिया है वो किसका मान दिया है? 80 का। किसका मान दिया है भाई? 80 का। 5,000 का मान 80। हमसे पूछ रहा है कि प्रॉफिट बताइए, पूरे लेन देन में हमको लाभ बताइए। अब ध्यान से सुनो, लाभ उसको कितना होगा? ये सीपी हो जाएगा। किसका सीपी हो जाएगा? ये सीपी हो जाएगा किसका? किसका? विपिन का। किसका? विपिन का। क्यों? कैसे? एक बार फिर से सुन लीजिए। देखिए, जिस प्राइस पे आशीष ने विपिन को गाय बेचा, तो ये गाय बेचा है 20% हानि पर, तो ये एसपी हो गया किसका? आशीष का। लेकिन जिस प्राइस पे गाय उसको बेचा विपिन ने, उसी प्राइस पे उसको क्या किया? खरीदा। तो ये सीपी हो गया किसका? विपिन का। क्लियर है? तो ये इसका क्या हो जाएगा? सीपी। सीपी का मान है 5,000। हमसे बोल रहा है कि लाभ बताओ। अब ध्यान से सुनो, ये 80 में खरीदा और 115 में बेचा, यानी कि लाभ इसका कितना हो जाएगा? रेशियो में 35। लाभ कितना हो जाएगा? 35। क्लियर है? आइए इसको कटा के देखते हैं। इसको अपने से कटा भी लेना है। 115, 8 2 10 3 35। इसको कटा के देखते हैं थोड़ा सा। ये 8 दहा का 80, 8 से इसको कटाते हैं। 8 6 का 48 और 8 दूनी का 16, 8 5 40। ये 6 से 25 गुना 35। इसको गुणा करके, या फिर नहीं तो यहाँ से गुणा करके फिर करना होगा, है ना? ये तो डेसिमल में आएगा। और एक बार फिर से यहाँ से 625 गुना 35, 625 पचे 3125 होता है। और ये हो जाएगा 36, 1875 होता है। ये 1875। सबको जोड़िए, 5 2 7 8, 8 3 11, और ये हमारा कितना हो जाएगा? 21। इसका मतलब 7 5 12 था ना, ये सॉरी 5 2 7 था। तो ये हमारा हो जाएगा 21 8 7 5, और बट्टा में 10 था तो एक डेसिमल पीछे लगा लिए। यानी पूरे लेन देन में उसे कितने रुपए का भाई लाभ हुआ? 2,187 रुपये 50 पैसा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। और भी तरीका है ना, जैसे बनाना है बना लीजिए, और भी बहुत सारा तरीका है। देखिए, एक क्वेश्चन रेशियो का दे रखा है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं ताकि इस टाइप के फिर क्वेश्चन आए तो बन जाए, है ना? सिर्फ बना के नहीं भागेंगे। देखिए, एक रेशियो का कॉन्सेप्ट होता है कि जब कोई डाटा इस रूप में दे रखा हो, इस रूप में दे रखा हो। अब ये क्या है, ध्यान से समझिए। इसको बोलते हैं अनुपात, रेशियो। इसको बोलते हैं समानुपात। अनुपात का मतलब होता है P/Q, यानी कि अगर कोई वैल्यू हमको इस रूप में दे रखा है, इस रूप में, तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, कभी गलत नहीं होगा, है ना? अगर अनुपात में दे रखा है, हम उसको 3/4 में लिख दिए तो वो सही है, गलत नहीं है। वो इसी रूप में दे रखा है, वो समझाना चाहता है कि वो बट्टा में है। क्लियर है? अगले पॉइंट को समझते हैं। और ये समानुपात क्या होता है? समानुपात का मतलब सिंपल को समझ लीजिए कि बराबर का साइन होता है। किसका साइन होता है? बराबर का। क्लियर है? अब ऐसा जब कॉन्सेप्ट दे और ये 4 संख्याएं A B और कितनी CD, 4 संख्याएं में से क्या करता है, कभी एक संख्या 3 संख्या देगा, एगो कोनो पूछेगा। जैसे ये 3 दे देगा तो इसको पूछेगा चौथी संख्या। हो सकता है कि पहली संख्या गायब कर दे, बाकी तीनों संख्या दे दे। कॉन्सेप्ट क्या है वो समझिए। इसका कॉन्सेप्ट सिंपल करता है कि आप इन दोनों को गुणा कराइए। B को कितने? C से। B गुना C बराबर होता है A गुना D का। ठीक है? B गुना C बराबर होता है A गुना कितने? D का। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है? इसको सीख लेना है ताकि ऐसा क्वेश्चन आए दोबारा तो बन जाए। हम अपने सवाल पे अब आते हैं, सॉल्यूशन करते हैं ना। हमने अभी सिखाया कि इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करिए। y का y में गुना करिएगा, क्या हो जाएगा? y²। और ये कितने हो जाएगा? 16 गुने कितने? 25। अब इधर ये स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा। क्लियर है? तो अगर रूट चढ़ाइएगा उधर डायरेक्ट बना दें यहाँ पे, नहीं तो लिख लेते हैं भाई। 16 गुने कितने? 25।
जब इसको ये बाहर निकलेगा तो 16 का निकलेगा 4, 25 का निकलेगा 5, इसका आंसर क्या हो जाएगा 20, यानी दिए गए धनात्मक मान इसका कितना हो जाएगा 20। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फिर वही क्वेश्चन है, वही टाइप से, इसको घर से बनाइए और आंसर बताइए, है ना, अपने से। आते हैं एक और एज प्रॉब्लम है, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, राम और सीता की आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 5:8। 3 वर्ष बाद, अभी हम पीछे समझा के आ रहे हैं कि कभी भी रेशियो में छेड़छाड़ नहीं करना है। जब का उम्र तब का, सॉरी, जब का रेशियो तब का उम्र निकालना होगा मेरे भाई, है ना। रेशियो में कभी भी छेड़छाड़ मत करिएगा, ध्यान से पढ़िए, उसको समझिए। रेशियो कब का दिया है और जो वैल्यू दिया है वो कब का है। जैसे मैं समझाना ये चाहता हूँ कि अगर मैं पूछूं कि ये 5:8, 5 किसका ये रेशियो है, तो बोले से कि राम और सीता का है। किसका है? राम और सीता का है। हम बोले कब का, तो ये प्रेजेंट का है, क्योंकि है लगा है, कहीं वर्तमान नहीं लिखा लेकिन है लगाया है कि अनुपात 5 है का मतलब क्या हुआ, अभी। अभी उन दोनों का उम्र रेशियो में कितना है, यानी राम 5 वर्ष का है तो सीता कितनी है, 8। अब हमसे पूछ रहा है अगले लाइन में, 3 वर्ष बाद उनकी आयु का योग। ये जो योग दे रखा है 58 वर्ष, ये कब का है? 3 वर्ष बाद का। रेशियो कब का? प्रेजेंट का। योग कब का? 3 वर्ष बाद का। रेशियो में कभी भी छेड़छाड़ना, इसमें घटाइए बढ़ाइए। बोले प्रेजेंट में इसको लाने के लिए, प्रेजेंट में इसको लाने के लिए, प्रेजेंट में क्यों लाएंगे, क्योंकि रेशियो प्रेजेंट का है। कितना घटाना होगा, तो बोले सर कि 58 में से 6 घटा लीजिए। हम बोले क्यों भाई, क्योंकि ये प्रेजेंट में आना है। कितने? प्रेजेंट में, क्योंकि रेशियो कब का दिया है, प्रेजेंट का। 6 क्यों घटाना है? 3 इसके लिए, राम के लिए, और 3 सीता के लिए, ठीक है। यानी कितने हो जाएगा, 52। इसका मतलब प्रेजेंट में उन दोनों का योग कितना है, 52 साल। रेशियो में कितना है भाई, 13, और उम्र में कितने, 52 साल। एक का मान कितने हो जाएगा, 4। हमसे पूछ रहे हैं राम की वर्तमान आयु, पंचों का कितने भाई, 20, यानी कि राम का उम्र कितने साल है, 20 साल। क्लियर है? आते हैं अगले क्वेश्चन पे। फिर एक क्वेश्चन दे रखा है हमसे, एक बेलन का क्या दे रखा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया, और इसका व्यास इतना दे रखा है। बेलन की हाइट हमसे पूछ रहा है। देखिए, एक तो दिमाग लगा रहा है सब 7 से कट जाए, 7 से 2 को कटने वाला है ना। तो आइए समझते हैं इसको। बेलन का आयतन अगर पूछिएगा, सॉरी ये टोटल सरफेस, सॉरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पढ़िएगा तो उसका होता है क्या होता है, 2πr(h). ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का क्या होता है, 2πr(h). क्लियर है? आइए इसको बनाते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। और इसी का मान दे रखा है 2 का 2, पाई का मान कितने होता है भाई, 22/7। हम बोले रेडियस कितना है, रेडियस, तो वैसे रेडियस तो हमको पता नहीं, लेकिन व्यास दे रखा है। व्यास जो है 7, रेडियस जो होता है, व्यास का क्या होता है, आधा होता है। ये डायमीटर है, रेडियस जो होगा इसका आधा होगा, त्रिज्या। क्लियर है? और एच का वैल्यू हमसे पूछ रहा है और इसका मान दे रखा है 880। अब इसको कटा लीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा 22 दूनी का 44, 44 दूनी का, ये 7 से 7 कट जाएगा। एच बराबर कितने भाई, 40। क्लियर है? आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए सिंप्लीफिकेशन है ना, बोर्ड मास का नियम आना चाहिए, बन जाएगा। बोर्ड मास का नियम क्लियर कहता है कि पहले अगर किसी पे अगर रेकरिंग है तो पहले आप रेकरिंग का काम करिए, फिर का काम करिए, फिर भागा का काम करिए। ये पढ़े होंगे बोर्ड मास का नियम। तो पहले इसमें रेकरिंग दिया है, आप रेकरिंग का काम करिएगा तो 16 में से 10 गया 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। 6 घटाइएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 6, इसमें से 6 घटाइएगा -6 तो ये कितना हो जाएगा 8, इसमें से 8 घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा 4, और 20 में से 4 गया, क्या होगा आंसर भाई 16। क्लियर है? अब दे रखा है, देखिए फिर रेशियो का क्वेश्चन, ये इसको बोलते हैं घातांक करणी, है ना, उसका ये क्वेश्चन है। आइए इसको भी समझते हैं। देखिए घातांक और करनी का नियम सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जब 2 वैल्यू दे रखा है रेशियो में तो दोनों को पहले एक समान करना होगा। ऐसा वैल्यू देगा कि आपको एक समान कर मतलब हो जाएगा, है ना। जैसे इसको समझते हैं कि देखिए सर बेस इसका 3 है, इसका कितना है 9, तो दोनों को या तो 9 बना दीजिए या दोनों को क्या बना दीजिए 3। अगर हम इसको 3 बना दें ऊपर वाला को, तो बोले सर 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, उसका पावर क्या करिए 3.5। तो घातांक और करनी जब पढ़िएगा तो एक कॉन्सेप्ट होता है x के पावर m के पावर n बराबर x के पावर m गुना क्या हो जाता है n। ये कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? तो अगर इसको हम लिखना चाहें तो बोलिए सर ये 3 के पावर तब 7 हो जाएगा। बिल्कुल, ये 3 के पावर क्या हो जाएगा 7। ये कर क्या रहा है, हम इसको बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि वो दे रखा है
कि इसका अनुपात किसके समान है। अनुपात का मतलब होता है सबसे छोटा रूप। ये वैल्यू बड़ा दिया है, अनुपात का मान है सबसे छोटा रूप, जितना कट सके उसको कटा के लिखना है, सबसे इसका छोटा रूप। सबसे छोटा रूप करने के लिए हम इसको एक समान बना रहे हैं, यानी इसका अगर यहाँ से ये सारा कैलकुलेशन किए तो ये 3 के पावर कितना हो गया 7। यानी यहाँ से अगर हम सॉल्यूशन करें तो बोले सर कि ये 3 के पावर 7 हो गया और ये 3 के पावर कितना हो गया 5। अगर इसका मान ये हुआ 3 के पावर 5 का मतलब 3 5 बार लिखा है, 3 के पावर 7 का मान है 3 कितनी बार लिखा गया है, 7 बार लिखा गया है। तो अगर 3 5 बार है यहाँ पे और यहाँ पे 7 बार, तो 5 बार यहाँ से अगर इसको कटाएंगे तो बोले सर 3 के पावर 5 पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1। और यहाँ पे 3 5 बार कट जाएगा तो 3 के पावर क्या बचेगा 2। तो 3 के पावर 2 कितना होगा 9, तितरी का 9। यानी इसका जो रेशियो होगा वो कितना होगा 9:1 कटाने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद। क्लियर है। आइए एक और ज्योमेट्री का क्वेश्चन दे रखा है अच्छा सा, क्या दिया है देखते हैं। AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की हाइट है जिसमें AB और AC, तो हमसे पूछ रहा है AD के बारे में हमको बताइए। जैसे देखिए एक ट्रायंगल दे रखा है जो समद्विबाहु है, समद्विबाहु अपने बताएगा कौन कौन सा भुजा बराबर है, AB और C, AB बराबर AC। AD जो है, AD एक समद्विबाहु त्रिभुज की हाइट है, यानी कि ये हाइट हो गया आपका। ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि AD क्या C को समद्विभाजित करता है, ये तो ऐसे ही गलत है यार, C को कहाँ से समद्विभाजित करेगा, B को तो बिल्कुल ही नहीं। A को समद्विभाजित करता है कि नहीं या करता है, इसी में थोड़ा सा डाउट है, ये इसको समझते हैं। देखिए जब समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़िएगा तो यहाँ से पढ़िएगा आप क्या कॉन्सेप्ट, कि AD सिर्फ हाइट का काम नहीं करता है, वो त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांट देता है, तभी ये AB बराबर क्या है AC। क्लियर है। यानी इसका सिंपल आंसर क्या होगा D। AD जो है कोण A को समद्विभाजित करता है। आइए एक और कॉन्सेप्ट चलते हैं, ये वही द्विघात समीकरण का, सॉरी घातांक करने का। आप फिर से इसको बनाइएगा, एक समान करना है चर और बनाना है। जिसे देखिए अगर मैं बोलूँ, हमसे पूछ रहा है कि एक कुछ वैल्यू दे रखा है, हमसे y का मान पूछ रखा है। घातांक और करने का ये फिर कॉन्सेप्ट सीखिएगा, जब पढ़िएगा तो वहीं एक काम करना है, क्या एक रूप में। अगर 125 है तो क्या हम इसको 5 के पावर 3 लिख सकते हैं, 125 को क्या हम 5 के पावर 3 लिख सकते हैं, 125 को 5 के पावर 3। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये 5x + y बराबर 5 के पावर कितने हैं 3। घातांक और करनी जब पढ़िएगा तो ये कॉन्सेप्ट है कि अब x + y बराबर क्या हो जाएगा, x + y बराबर कितने हो जाएगा 3। अगर इस वैल्यू से अगर हम आ जाए तो बोले सर इसको अगर 5 के पावर कितने हो जाएगा, ये 5 के पावर कितना 50 25 25 5 125 125 50, ये 5 के पावर 5 हो जाएगा। 5 के पावर कितने हो जाएगा 5। ये 5 के पावर कौन होगा भाई 5, ये वाला 5 के पावर कितने हो जाएगा 5। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो बोले सर 5 के पावर x - y है और बराबर 5 के पावर क्या हो जाएगा 5, यानी कि x - y बराबर कितने हो जाएगा 5। ये सारा कॉन्सेप्ट हम समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं ना, इतना बनेगा नहीं, ये सब माइंड में कैलकुलेशन हो जाना चाहिए। 125 का 5 के पावर 3 है ना, सब वहीं से फटाक फटाक निकल जाना चाहिए। 1 2 को पॉइंट कैलकुलेशन करेंगे, जिससे यहाँ से मान लीजिए हमको सॉल्यूशन करना है, y का मान निकालना है। किसका मान निकालना है भाई, y का मान निकालना है, y का वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे, बोले सर देखिए यहाँ से x + y का मान आप निकाले हैं 3, यहाँ से डालते हैं इसका सॉल्यूशन, और x - y का वैल्यू कितना निकाले हैं 5। अगर y का मान निकालना है ना कभी y का मान, तो सिंपल क्या करिए, इस वाला में से इस वाला को घटाना है, 3 में से 2 गया -2 और बटे 2 से भाग लगा लीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा -1। ये कॉन्सेप्ट है, कभी भी ऐसा मत करिए कटा उटा करके मत गुणा करा के करिए, है ना। सिंपल बता रहे हैं, जब x का वैल्यू है ना, x का मान निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा, जो भी इस तरफ हो ये याद रखना है, ऊपर वाला जो होगा वो प्लस में होना चाहिए, नीचे वाला क्या होना चाहिए माइनस में। जब ऐसा दे रखा हो तो अगर x का मान निकालना है तो दी गई डाटा ये दोनों का जोड़ के और 2 से भागा करिए। अगर y का मान निकालना है तो दोनों को घटा लीजिए, 3 में से 5 गया -2, 3 में से 5 गया -2 और घटा के 2 से भागा कर दीजिए, y का मान क्या हो जाएगा -1, ऑप्शन डी आंसर। क्लियर है। अब बाकी अगर नहीं है तो अपने से बना लीजिए ये इक्वेशन। आते हैं, देखिए एक ये पूछ दिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। देखिए रेलवे में ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं देगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, है ना, वो सिंपल देगा। आप क्या करिए, उसको फार्मूला पे ले जाने से बेहतर है डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए,
जिस इसमें दो गो वैल्यू दिया है, दो गो मूल दे रखा है, 2 और -2। आप चेक कर लीजिए ना किसी में कि किस में 2 डालने पे हमारा 0 आ जा रहा है, काम खत्म। एक्स का मान कोना में 2 डाले कि 0 आ जाए, काम खत्म। जैसे भाई ऑप्शन ऐसे ही बना रहे हैं हम, देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 डालेंगे तो 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 यहाँ पे हो जाएगा, 8 माइनस ये क्या हो जाएगा 10, 3 दूनी का 6, माइनस 4 क्या हो जाएगा 10। ये कभी 0 आएगा ही नहीं, -2 आएगा। अगर इसको भी देखा जाए तो ये हो जाएगा 8, 8 में से कितना घटेगा 7, ये क्या हो जाएगा 1, 0 आना चाहिए हमारा, क्या होना चाहिए 0 आना चाहिए। ये क्या आ रहा है 1 आ रहा है, यानी कि ये भी क्या होगा नहीं होगा। अगला देखते हैं, ये 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8 और ये क्या हो जाएगा 3 दूनी का 6 यानी कि -8, 8 बराबर 8, 0 आ गया, यानी ऑप्शन कौन सा सी, इसका मूल क्या होगा सी, आंसर। क्लियर है। अगर फिर भी आपको अगर इसको बनाना है डिटेल में तो एक कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, देखिए कभी भी ये इक्वेशन बराबर अगर इक्वेशन निकालना हो तो कॉन्सेप्ट का होता है, कभी भी इक्वेशन देखिएगा आप लीनियर इक्वेशन तो इसी रूप में होता है, पहले एक्स स्क्वायर रहता है, फिर 10x 20x कुछ भी रहेगा, फिर एक वैल्यू रहेगा। बस उसी को यहाँ पे लिखने का तरीका बता रहे हैं। देखिए जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, फिर बोलता है कि आप जोड़ के यहाँ पे लिखिए, किसको जोड़ के लिखिए भाई, दी गए जो भी मूल है, जैसे ये 2 मूल है 2 और -2, इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिखिए और फिर प्लस का साइन दीजिए और दी गई डाटा को फिर एक बार गुणा करके लिखिए, एक बार क्या करिए गुणा करके लिखिए, जो आएगा आपका वही मूल हो जाएगा। जिसे इक्वेशन हमको बनाना है तो मान लीजिए पहले अगर इन दोनों को जोड़ें तो बोले सर 2 और -1/2, क्योंकि प्लस करेगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3/2। अगर जोड़े तो, अगर गुना करेंगे तो 2 गुना -1/2 यानी क्या हो जाएगा -1। अब यहाँ से आते हैं अपना सॉल्यूशन करते हैं, ये फार्मूला है ठीक है, इक्वेशन बराबर क्या होगा भाई, तो बोले सर देखिए अभी बताएं कि एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखिए, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखिए और फिर माइनस का साइन लगाइए। यहाँ पे जो वैल्यू जोड़ के आया है, जोड़ के वैल्यू कितना आया है, तो बोले सर 3/2, वो लिख दीजिए 3/2, कितना लिख दीजिए 3/2। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है माइनस, तो सॉरी यहाँ पे प्लस है, लिख दीजिए प्लस। और ये पहले से यहाँ पे माइनस, जब यहाँ पे देखिए प्लस है लेकिन ये किस चीज़ में है माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस का क्या लिखिए वहाँ पे 1, 1 आया है ना, गुणा करा के कितना आया 1, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया आंसर। अगर इस रूप में देता तब, इस रूप में देता तब, लेकिन इस रूप में हमको दिया नहीं है ना। यहाँ पे थोड़ा सा क्या करिएगा एक्स लगाना होता है, जोड़ के क्या लगाना होता है एक्स, तो यहाँ पे क्या लगा लेंगे एक्स। तो इस रूप में अगर आंसर देगा तो आंसर हो जाएगा, लेकिन इस रूप में दिया नहीं है, नीचे कहीं भी 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे 2 से गुणा करा देंगे, दोनों तरफ 2 से क्या करा दीजिए गुणा, तो ये हो जाएगा आपका 2x² -3x माइनस क्या हो जाएगा 2 बराबर 0, जो कि ऑप्शन कौन सा है सी। क्लियर है। आते हैं अगले सवाल पे, एक फिर से दे रखा है पाई चार्ट, ध्यान से पढ़िए, सारे क्वेश्चन को कभी नहीं पढ़ना है ना, चीज़ों को समझना है, खाली सा लास्ट लाइन जिसे दे रखा है देखिए, एक पाई चार्ट दे रखा है और बोल रहा है ना इसमें कि किस निर्माता के अंतिम उत्पाद के मूल्य में कच्चे माल और अंतिम माल में वृद्धि कितनी हुई, कितना ज़्यादा। देखिए इतने नाम दिया है, 5 गो व्यक्ति है, आलिया, हर्ष, चानू, फातिमा, जतिन, सबको नहीं पढ़ना। ऑप्शन में देखिए सिर्फ 2 ही लोग के बारे में जिक्र किया है, एक तो हर्ष के बारे में बात कर रखा है और एक जातिन के बारे में बात कर रखा है ना, हर्ष और हर्ष और फातिमा के बारे में बात कर रखा है। हमसे बोल रहा है कि किसमें अधिकतम वृद्धि हुई, अधिकतम वृद्धि का माने हुआ या तो फातिमा का 33 होगा या तो हर्ष का, क्योंकि ये दोनों ज़्यादा है ना 33। बस इन्हीं दोनों का हम जांच करेंगे, काम खत्म हो जाएगा। पहले हर्ष का जांच कर रहे हैं, देखिए ये इंडिकेट कर रहा है ब्लू वाला रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल का, ठीक, और ये फाइनल प्रोडक्ट कर रहा है यानी कि ये अंतिम माल का इंडिकेट कर रहा है ये पीला वाला। तो अगर इसका इंक्रीज देखें हम हर्ष का, तो बोले सर कि हर्ष का जो इंक्रीज है ना अधिक से अधिक 40 था कच्चा और वो 50 था, यानी कि 10 का वृद्धि हुआ 40 से, परसेंट लाने के लिए 100, यानी इसका सर ज़्यादा से ज़्यादा 25% हो सकता है वृद्धि, इससे ज़्यादा नहीं होगा, यानी हर्ष तो होगा ही नहीं, ऐसे ही ऑप्शन गलत हो गया, सॉरी हो सकता है। अभी आगे देखते हैं फातिमा का कितना है, उसके बाद ना करेंगे। फातिमा का देखें तो फातिमा कितनी थी 30, 30 से बढ़ के कितना हो गया 40, यानी फातिमा का कितना हो जाएगा भाई 10, 10 का वृद्धि किस से 30, परसेंट लाने के लिए 100, यानी लगभग 33 पॉइंट समथिंग आएगा। इन दोनों में कौन ज़्यादा है फातिमा का, यानी ऑप्शन कौन सा होगा सी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं।
आइए, एक नंबर सिस्टम का क्वेश्चन दे रखा है। वह सबसे छोटी प्रकृत संख्या ज्ञात करें जो बिना कोई शेष छोड़े 2 अंक वाली धनात्मक सम संख्याओं से कट जाए। एक बार फिर से देखिए, क्वेश्चन को समझ जाइएगा, बनाने में आसानी हो जाएगा, है ना। बोल रखा है कि 2 अंकीय संख्या चाहिए हमको। बोले कहोगे भाई 5 गो, 5 अंकीय प्रथम 2 अंकीय संख्या। तो बोले सर कि 2 अंक की संख्या तो बहुत है, 48, 52, 53, 54। तो इसमें इंडिकेट किया है प्रथम। प्रथम का माने हुआ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि पहली प्रथम 2 अंकीय संख्या बताइए, तो सर प्रथम होगा 10। प्रथम कौन सा होगा? 10। फिर उसके बाद कौन होगा? 12। फिर उसके बाद कौन होगा? 14। फिर 16, और फिर कौन सा? 18। तो मेरा 2 अंकीय संख्या ये है। तो हमको बताइए कि कौन सबसे 2 अंकीय संख्या होगी कि इन पांचों से कट जाए। इन पांचों से क्या हो? कट जाए। कुछ नहीं करना है, इन सब का एलसीएम निकाल लेना है। इन सब का क्या करना है? एलसीएम निकाल लीजिए, जो आएगा आंसर होगा। एलसीएम निकालने का कॉन्सेप्ट अगर आप बेसिक से निकालना है तो निकाल लीजिए, नहीं तो हम इसे निकालते हैं। 18 सबसे बड़ा वाला लिख लीजिए, ये 8 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 12 इससे कट जाएगा, 6 भाई, ये 5 हो जाएगा। 8 5 40, 7 5 115, यानी कि लगभग ये आ जाएगा 8 5 40, 40 गुना 8 5 40, 7 चौक 280 गुना 18, 8 8 64, यानी कि 4 1 0 आएगा। लगभग आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 5040। क्लियर है? एलसीएम निकाल लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये तो और आसान है। मिन मीडियन मोड जब पढ़िएगा तो बहुलक के बारे में जब पढ़िएगा तो उसमें क्लियर लिखा है कि बहुलक वही संख्या होती है जो दी गई डाटा में सबसे ज़्यादा बार आए। आप सबसे ज़्यादा बार खोज के बताइए हमको कौन सा आ रहा है, काम खत्म। क्लियर है? अपने घर पे भी बनाइएगा सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है और हमको बताइएगा इसका आंसर। दी गई डाटा में सबसे ज़्यादा बार जो आएगा वो बहुलक है। क्लियर है? इसका आंसर बताना है आप लोग को, देख रहे हैं तो। आइए, एक अलजेब्रा का क्वेश्चन दे रखा है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये। सिंपल सा कॉन्सेप्ट एक दो को समझा रहे हैं। देखिए, जब एक्स प्लस चाहे x-1 दोनों समझा दे रहे हैं। अभी जो दिया है उसी को समझिए। x-1/x बराबर कोई वैल्यू दे रखा हो k x y z। क्लियर है? और हमें अगर x² + 1/x² निकालना हो तो k² + 2 कर दीजिए, यानी दी गई डाटा का स्क्वायर करिए और 2 जोड़ दीजिए। क्लियर है? ऐसे ही अगला जो क्वेश्चन दे रखा है, अगला एक और कॉन्सेप्ट समझिए। x² + 1/x² बराबर कोई वैल्यू दे रखा हो k, और अगर हमें x⁴ + 1/x⁴ चाहिए तो k² - 2 कर दीजिए। k² - 2 कर दीजिए। सब निकाल के दिखाएंगे, जब अलजेब्रा पढ़ेंगे ना तो ये सारा एक एक चीज़ प्रूव करके दिखा देंगे ऐसा क्यों होता है ना। अभी इस क्वेश्चन को समझते हैं। हमें x⁴ पूछ रहा है, तो बोलिएगा कि सर x⁴ निकालने के लिए पहले आपको x² + 1/x² निकालना होगा, और x² 1/x² निकालने के लिए x - 1/x दिया रहना चाहिए। तो अगर यहाँ से आते हैं अपने सॉल्यूशन पे, किस पे आते हैं भाई, कैसे बनेगा। तो अगर हम निकालें कि x² + 1/x², अगर हम निकालें x² + 1/x², तो बोले सर अभी सिखाए हैं क्या करना है कि x - 1/x अगर 5 दिया है तो इसको स्क्वायर करिए, 5 का स्क्वायर करिए और +2 जोड़ दीजिए, यानी कितना आ जाएगा? 27। कितना आ जाएगा? 27। अब ये नहीं पूछ रहा है हमसे, पूछ रहा है कि x⁴ + 1/x⁴। तो हम अभी बताएं, x⁴ 1/x⁴ क्या होगा भाई? k² - 2, यानी 27 का स्क्वायर 729, -2 करिए, आपका कितना आ जाएगा? 727। ऑप्शन कौन सा? ए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर एक प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन दे रखा है। बोल रहा है कि एक विक्रेता एक तेल के टिन को इतने रुपए में बेचता है तो उसे कितने 10% की हानि होता है, मैंने उठाता है। बोल रहा है कि इतना में बेचे तो क्या होगा। सब प्रॉफिट एंड लॉस का एडवांस लेवल का क्वेश्चन नहीं दे रहा है, 0 लेवल का दे रहा है ना। इसलिए कोशिश करिए जितनी चीज़ों को प्रैक्टिस करिए, है ना, बन जाएगा। जैसे देखिए, ये जो 90% है, 90%, 10% का हानि वानी कितने परसेंट? 90%। तो 540 जो रुपया है, कितने रुपए भाई? यहाँ से थोड़ा सा समझते हैं। इधर ये भाग गया, आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। ये उधर चल गया, 1 मिनट थोड़ा सा इधर इसको कर लिया जाए। आ जाओ इधर, ये हमारा क्वेश्चन। आते हैं थोड़ा सा, अब से समझ लेते हैं। चलिए, यहाँ से ये हट गया।
देखिए यार ये हिल क्यों रहा है भाई, इधर आ जाओ ना जी। चलिए। पर सर देखिए, अगर कोई व्यक्ति एक टीन को 540 रुपये में बेच रहा है तो 10% का लॉस, यानी कि 540 रुपये जो है 90% के बराबर है प्रतिशत में। उसका कुछ आर्टिकल होगा तो बोल रहा है कि अब उसको 540 में ना, अब उसको 696 रुपये में बेचेगा, तो बताइए लाभ होगा कि हानि होगा। हम बोले ठीक है बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। 540 रुपया जो है, 540 रुपया, 540 जो रुपये हैं, 540 रुपये, वो कि 540 रुपये जो है, 540 रुपये, ये बार बार साला यार कैसे भाग जा रहा है, इधर आ जाओ यार। तुम भाग कहाँ जा रहे हो जी। ये फिर इधर आ जाइए थोड़ा सा, अब से देख लेते हैं ना। बस इसको अब रोक देते हैं ताकि हिले डुले ना। यहाँ से करते हैं अपना सॉल्यूशन, यहाँ से करते हैं अपना सॉल्यूशन। आते हैं, स्टार्ट करते हैं। 540 रुपये कितने परसेंट के बराबर है भाई, तो 90% के बराबर है सर। 540 रुपया कितने परसेंट के बराबर है, 90% के बराबर है। हमसे बोल रहा है कि 696 रुपया कितने परसेंट के बराबर होगा। जैसे बनाना है बना लीजिए। ये 9 से कट जाएगा 6 बार में, और ये 6 से कट जाएगा 116 बार में। अगर इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर 100 से ये ज़्यादा आएगा, 100 से क्या आएगा ज़्यादा, तो ये समझ जाइए कि प्रॉफिट हो रहा है। 100 से कम आ रहा है तो समझ जाइए कि हानि हो रहा है। 100 से कितना ज़्यादा आ रहा है, 16, यानी उसको अगर वो 540 का अपेक्षा 696 में बेचेगा तो उसको लाभ होगा कितने परसेंट का भाई, 16% का। क्लियर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक फिर पाई एंड चार्ट का क्वेश्चन दे रखा है। पाई चार्ट का देखिए, बार बार बताते हैं, इस क्वेश्चन को इतना नहीं पढ़ना है, सिंपल कॉन्सेप्ट, सॉरी सिंपल पढ़ना है। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है ना, टाइम बचेगा। कितने वर्षों से निर्यात आयात से कम 10% अधिक है। देखिए, एक होता है इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट, एक होता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब बाहर निकाल रहे हैं, कोई चीज़ को देश से बाहर भेज रहे हैं, कहीं भेज रहे हैं। इम्पोर्ट माने अपने यहाँ मंगा रहे हैं ना। तो हमसे बोल रहा है कि कितने वर्ष में निर्यात जो है इतना अधिक है, माने हम यहाँ से भेजे हैं कहीं, वो 10% अधिक है। इसका मतलब ये है सर कि एक्सपोर्ट का इसमें इंपोर्ट है, तो इंपोर्ट से हमको क्या मतलब है, हमें एक्सपोर्ट के बारे में पूछ रहा है कि अधिक होना चाहिए। हम इतने सारी चीज़ को नहीं देखेंगे, पहले ये देखेंगे कि इसमें एक्सपोर्ट में कौन कौन ज़्यादा है। तो बोलिएगा सर देखिए, एक तो ये 3 नंबर जो है, 3 वाला में, इसमें हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया है, इसमें कम किया है, तो इससे मतलब ही नहीं। इसमें भी कम है एक्सपोर्ट, इससे मतलब ही नहीं। इसमें ज़्यादा है, इसमें भी ज़्यादा है, और इसमें भी ज़्यादा है। हम बोले तो तीनों आंसर होगा, नहीं। वो बोल रहा है कि कम से कम 10% से अधिक हो, यानी कि एक्सपोर्ट का जो मात्रा हो 10% से ज़्यादा हो, इससे कम ना हो। मान लीजिए 5% हम एक्सपोर्ट किए उस बार, तो आंसर नहीं होना चाहिए। देखते हैं, पहले हम 3 नंबर का देखते हैं कि इसमें कितना परसेंट हमने एक्सपोर्ट किया। पहले 3 नंबर का, पहले किसका देख रहे हैं भाई, 6 तक संख्या है तो 3 का। तो बोले सर कि 3 वाला में जो है उसमें 41 ज़्यादा बेचे हैं। यहाँ पे एक्सपोर्ट परसेंटेज अगर निकाल लेंगे तो कितना, 41, किस से, 100 से। परसेंट लाने के लिए 100, यानी इसमें हमने वर्ष 3 में, यानी चार्ट 3 में हमने कितने परसेंट का एक्सपोर्ट किया ज़्यादा भाई, 41% का। इसमें कितना ज़्यादा किया, तो इसमें बोले सर देखिए 107 हमने मंगाया और 120 हमने भेजा, यानी कि 13 ज़्यादा किया। किससे, 107 से। परसेंट लाने के लिए 100, यहाँ पे ये कटाइएगा लगभग एक बार, 107 एक बार में, यानी एक से ज़्यादा ही है, एक से ज़्यादा है, यानी कि कुछ भी आएगा तब एक से ज़्यादा ही आएगा ना। 107 ये 23 बार में आ जाएगा, यानी कि लगभग 12 पॉइंट समथिंग आएगा। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला थोड़ा सा समझते हैं। 6 नंबर 148 है, यानी कि कितना ज़्यादा बेचे हैं, 148 हमने मंगाया और 159 क्या किया, भेज दिया। तो कितना हमने ज़्यादा किया, 11, कितने से, 148 से। और यहाँ पे परसेंटेज लाने के लिए 2 जीरो, अगर 2 जीरो भी करिएगा तो देखिए ये हो जाएगा आपका 1100। 1100 बटे कितने, 148। अब ये एक बार में जाएगा ही नहीं, एक बार कहने का मतलब 10 बार में भी नहीं जाएगा, ये 6 बार में या 7 बार में जाएगा, है ना। यानी कि लगभग 10 से कम आएगा। 10 से क्या आएगा, कम आएगा। हमसे बोल रहा है कि 10 से अधिक आना चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा, ए। यानी कि 2 ऐसा था चार्ट में। एक कौन सा था, एक 3 नंबर और एक कितने, 5 नंबर, जिसने हमने एक्सपोर्ट 10% से ज़्यादा कर रखा है ना। आइए एक और क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे परसेंटेज का। इस टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। जब सिंपल डाटा हो तो सिंपल ही बनाइए, जब पूर्णांक वाला डाटा हो, डेसिमल में हो, तब उसके बाद उसको क्या करना है, भिन्न पे जाना है, यानी भिन्न में बदल के, है ना। जब सिंपल डाटा हो तो सिंपल बना दीजिए। जैसे इसका अगर बनाना है तो इसका सिंपल कॉन्सेप्ट लिखिए, AB/100, काम खत्म।
ये इंक्रीज परसेंट डिक्रीज परसेंट, यानी जितना भी अगर बढ़ेगा तो बढ़ा के परसेंटेज मिलेगा और घटेगा तो घटा के। जैसे देखिए इसमें शुद्ध वृद्धि या कमी परसेंटेज पूछ रहा है, तो कमी देखिए कभी भी अगर बढ़े तो बढ़ा के लिखिए प्लस में, और घटे तो माइनस इंडिकेट करना होगा। जैसे इसमें दे रखा है कि सर देखिए पहले 30% का वृद्धि हुआ, हमने लिख दिया 30%। फिर बोल रहा है कि 40% का कमी हुआ था, हमने -40 लिखेंगे क्योंकि कमी हो रहा है ना, और दिखाना है कि वहाँ पे माइनस इंडिकेट कर रहा है, क्या हो रहा है, कमी। फिर प्लस का प्लस, यहाँ पे ए का मान दिया है 30 और बी का मान दिया है -40, और बटे में कितने 100, ये 2 शून्य से 2 शून्य, ये हो जाएगा आपका -10, ये हो जाएगा -12, यानी -22%। -22 इंडिकेट कर रहा है कि इस पूरे जो भी करेंगे इसमें कितने की कमी आएगी भाई, 22% की कमी आएगी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन ये पाई चार्ट कर दे रखा है, यहाँ पढ़िए डायरेक्ट क्वेश्चन। कितने लोग तीनों चीज़ें अर्थात आइसक्रीम, चाय और कॉफ़ी पसंद करते हैं, यानी तीनों चीज़ चाहिए, अपने से बता दीजिए ये, है ना। देखना है कि तीनों जो है, तीनों में कॉमन कौन सा है, 6। ऑप्शन कौन सा है भाई, सी, जो तीनों लोग पसंद करते हैं। एक एज का क्वेश्चन दे रखा है, आप अपने से बनाइएगा या फिर नहीं तो एक छोटा सा बता दे रहे हैं ना, ऐसे कोशिश करना है खुद से भी बनेगा। देखिए वर्तमान में किसी व्यक्ति और उसकी पुत्री की आयु कितने हैं भाई, 50। ये कोई व्यक्ति है और उसकी डॉटर, उसकी उम्र कितनी है, 22। हमसे बोल रहा है कितने साल बाद व्यक्ति अपने पुत्री की आयु से दुगना हो जाएगा। एक तो तरीका है आप अपने से ऑप्शन से बना लीजिए। ऑप्शन जैसे मैं कहना ये चाहता हूँ, मान लीजिए ऑप्शन ए है 6 साल, तो अगर 6 साल बाद अगर इसके पिताजी का उम्र देखें कितने साल बाद, 6 साल बाद भाई, तो ये हो जाएंगे 56 साल का। 6 साल बाद अगर इसकी पुत्री का उम्र देखा जाए तो इसका उम्र कितना हो जाएगा, 28। और ये क्या इसकी दुगनी है, तो बिल्कुल सर इसकी दुगनी है, यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा, ए। अगर नहीं करना है तो टप दे बना लीजिए यहाँ पे। अभी पिता का उम्र कितने है भाई, 50, और उसकी लड़की का उम्र कितने हैं, 22। कितने साल बाद हम बोल रहे हैं, मान लो किस साल बाद, 1 साल बाद पिता का उम्र पुत्री की उम्र से कितनी होनी चाहिए, दुगनी, तो बराबर हमने क्या रखा है, 2:1। क्लियर है। अब आते हैं अगले सवाल पे। हाँ, आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है ना। जितने भी 17 अगस्त शिफ्ट 1 के जितने भी एग्ज़ाम था ग्रुप डी का, हमने यहाँ पे सारे कवर कर लिया है ना। आप इससे रिलेटेड कोई भी अगर ऐसा कुछ हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं, है ना। चीज़ों को पढ़िए, समझिए और फिर बताइए। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जितने भी हम ये लिखा पढ़ी किए हैं, अगर आपको ये चाहिए तो आप टेलीग्राम का लिंक जो इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में है उससे ज्वाइन कर लीजिए। फेसबुक पेज का भी लिंक दिया गया, उस पर भी ज्वाइन कर लीजिए, है ना। सारी चीज़ें मिलती रहेगी। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।